बीजेपी के भीतर उन्हें वो सम्मान नहीं मिल रहा है जिसके लिए वे आए थे, जिसके लिए वो संसद में कह रहे थे राहुल गांधी से, आपने मुझे मजबूर किया बदलने के लिए। ये उस पार्टी के नेता से कह रहे थे जिस पार्टी ने उन्हें 2 बार केंद्रीय मंत्री बनाया, मध्य प्रदेश में चुनाव अभियान समिति का संयोजक बनाया, राष्ट्रीय महासचिव बनाया। तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने अपनी सगी बहन के साथ आधे उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया लोकसभा चुनाव में। महाराष्ट्र की विधानसभा चुनाव की स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन थे ज्योतिरादित्य सिंधिया, लोकसभा में मुख्य सचेतक थे। वो सम्मान नहीं था। अब उन्हें सम्मान उस पार्टी में मिल रहा है जहां वे गद्दार कहलाए जा रहे हैं, विभीषण कहला रहे हैं, मूर्ख कहला रहे हैं, नामर्द कहला रहे हैं। नमस्कार। आज से हम एक नया शो लेकर आ रहे हैं हमारे पुराने मित्र, बड़े भाई और देश के जाने माने पत्रकार राकेश पाठक के साथ। राकेश पाठक जी ने लंबे समय तक प्रिंट मीडिया में काम किया है, अलग अलग शहरों में अखबारों को खड़ा किया है और न केवल मध्य प्रदेश बल्कि राष्ट्रीय राजनीति को बहुत गहरे से जानते हैं और समझते हैं। साथ में इतिहास पर उनका बहुत गहरा अध्ययन है, गांधी को लेकर, जवाहरलाल नेहरू को लेकर, और अभी एक उनकी शानदार किताब आने वाली है जिसके बारे में जब किताब बिल्कुल आने वाली होगी तब मैं आपको बताऊंगा। आज राकेश भाई के साथ हम ये पहला शो करेंगे, शुरुआत करेंगे मध्य प्रदेश की राजनीति से, फिर देखते हैं बात कहां से कहां जाती है। राकेश भाई नमस्कार। बहुत धन्यवाद अशोक जी। क्या चल रहा है आपके मध्य प्रदेश में? कर्नाटक में 40% चला तो आपके यहां 50% आ गया, 41 आपके यहां FIR हो गई। उसके बाद आज यूथ कांग्रेस ने नया अभियान शुरू कर दिया, बड़ी गहमा गहमी है। चल क्या रहा है आपके यहां? मध्य प्रदेश के बारे में अशोक जी आपने सुना होगा, एक जुमला चलता है, और जुमला नहीं है, वो सरकारी दावा है कि MP अजब है, सबसे गजब है। तो निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश सचमुच में गजब है। आपने जो 2 उदाहरण दिए हैं वे अपने आप में ये साबित करने के लिए पर्याप्त हैं कि मध्य प्रदेश की राजनीति किस दिशा में जा रही है। अब नवंबर में विधानसभा चुनाव में अशोक भाई दिन बचे हैं, घंटे बचे हैं। अगर हम देखें तो महीने नहीं गिनना चाहिए किसी भी राज्य की विधानसभा चुनाव के लिए, तो वाकई में ये बहुत कम दिन है। और आपने ठीक कहा कि कर्नाटक में 40% का नारा लगा था, 40% पे CM। जिस दिन कर्नाटक की मतगणना चल रही थी और दोपहर बाद तक ये तस्वीर साफ हो गई थी कि सरकार बनने जा रही कांग्रेस की, मैं बड़ी विनम्रता से ये कहना चाहता हूं अशोक भाई कि मैंने उस दिन 5-7 चैनलों पे था। मैंने उसी दिन ये आशंका या संभावना व्यक्त कर दी थी कि कर्नाटक का ये जो संदेश है 40% CM, ये मध्य प्रदेश आते आते 50% पे CM में बदल जाएगा। मैंने सहज ही एक आकलन करके कहा था, और दूसरे या तीसरे दिन से मध्य प्रदेश में 50% CM के नारे शुरू हो गए थे। सोशल मीडिया पर कांग्रेस ने अभियान शुरू कर दिया था, और तो और बाकायदा शिवराज सिंह चौहान के पोस्टर उनकी फोटो के साथ 50% CM वाले लग गए थे सरकारी इमारतों पर। जो यहाँ का वल्लभ भवन है, सतपड़ा भवन है, मंत्रालय है, उसकी दीवारों पर लगा दिए गए थे, यद्यपि नगर निगम ने हटा दिए बाद में। तो एक तो यह है कि कर्नाटक सिंड्रोम यहां तक चला आया है और उसका असर धीरे धीरे बढ़ रहा है। दूसरी बात आपने कही प्रियंका गांधी पर 41 FIR की। यह भी अशोक जी ऐसा मान रहा हूं मैं कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के ट्रैप में फंसती जा रही है। अब तक हम पिछले 8-10 साल से, हम लोग 10 साल से कम से कम ऐसा मान रहे थे कि भारत की राजनीति में जो कुछ नरेंद्र मोदी या बीजेपी पेश करते थे, जो नरेटिव बनाना चाहते थे, उस एजेंडा सेटर वही थे, एजेंडा वही सेट कर रहे थे जी हाँ। लेकिन अब ऐसा हो रहा है कि कांग्रेस धीरे धीरे अब नैरेटिव सेट कर रही है। मैं उसको खेल की भाषा में कहता हूं कि कांग्रेस पिच तैयार करती है या एस्ट्रोटर्फ तैयार करती है या ग्राउंड तैयार करती है, और बीजेपी आकर अब उस पर खेलने को मजबूर हो रही है। प्रियंका गांधी का मामला क्या है अशोक भाई, आपके दर्शकों के लिए सबको जानकारी है ही। एक अखबार में खबर छपी कि लघु जो ठेकेदार संघ है, जिसको हम लोग पेटी कॉन्ट्रैक्टर कहते हैं आम बोलचाल की भाषा में, उसने हाईकोर्ट को कोई चिट्ठी लिखी है कि हम लोगों को जो बड़े ठेकेदार काम सौंपते हैं उसमें से 50% कमीशन बांटना पड़ता है नीचे से ऊपर तक, बाकी
40% में काम करना पड़ता है और 10% जो बचे हुए हैं वो मूल जो ठेकेदार है जिससे वो कॉन्ट्रैक्ट मिला होता है वो रख लेता है। अब अखबार में खबर छपी, बाकायदा एक प्रेस नोट एक लेटर हेड पर छपा हुआ था, जो अखबारों को मिला उन्होंने छाप दी खबर। प्रियंका गांधी ने उस अखबार की कटिंग को अटैच करके ट्वीट कर दिया। इतना बड़ा अपराध है ये अशोक जी मध्य प्रदेश में कि 41 जिलों में एफआईआर दर्ज हो गई। अब मैं अपने उस बात पर लौटता हूं कि नरेटिव में कैसे फंस रही है बीजेपी कांग्रेस के। हो सकता है ये छोटी सी डीसी 2 कॉलम, हमारे अखबारों की भाषा में डीसी कहते हैं, इस 2 कॉलम की खबर को कोई ध्यान भी नहीं देता, थोड़े दिन बाद 2-3 दिन बाद लोग भूल जाते। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने, शिवराज सिंह की सरकार ने प्रियंका गांधी, कमलनाथ, अरुण यादव के खिलाफ 41 जिलों में एफआईआर करके पूरे देश की नजर में ला दिया। हो सकता है प्रियंका गांधी का ट्वीट भी 1-2 दिन बाद नीचे चला जाता। हम सब जानते हैं हजारों ट्वीट प्रतिदिन होते हैं, वो उसकी पूंछ जाने कहां पहुंच जाती। लेकिन अब और वैसे भी राकेश भाई, मध्य प्रदेश जिस तरह का प्रदेश है, उसमें कितने लोग ट्विटर यूज करते हैं? हम आप जिस इलाके से आते हैं, हम लोग जहां साथ में रहे हैं, उसमें कितने लोग आज भी ट्विटर यूज करते हैं? आज भी शायद पूरे देश में सबसे कम ट्विटर हैंडल्स मध्य प्रदेश के लोगों के ही होंगे। तो कुल मिलाकर बीजेपी अब कांग्रेस के स्ट्रैप में फंस गई। आप कल्पना कीजिए कि कांग्रेस पार्टी 41 जिलों में प्रियंका गांधी को अदालतों के सामने, थानों के सामने ले जाकर खड़ा कर दे कि गिरफ्तार कीजिए, मेरे ट्वीट पर आपने मुझे मेरे खिलाफ केस रजिस्टर किया है। कांग्रेस हाहाकार मचा देगी पूरे प्रदेश में। तो अल्टीमेटली बीजेपी को इस एफआईआर से क्या हासिल होगा, ये एक सेल्फ गोल कर लिया है बीजेपी ने। कितना असर होगा हम नहीं जानते, चुनाव आते आते ये कितनी देर गर्म रह पाएगा, लेकिन कांग्रेस तो कोशिश करेगी। अब महाकाल का मसला भी भ्रष्टाचार के मामले में हम याद कर ही लेते हैं। कल वे सप्तऋषि की मूर्तियां नई लग गई हैं, अभी तो कपड़े से ढकी हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उनका हो सकता है उद्घाटन करने जाएं, लेकिन जब जब महाकाल की बात होगी तब तक वो महाकाल का घोटाला भी सामने आएगा कि कैसे खोखली पोपली मूर्तियां वहां लगाई गई थी कि जो जरा सी आंधी पानी में टूटकर गिर गई। तो मुझे ऐसा लगता है मध्य प्रदेश में कई चीजें धीरे धीरे इकट्ठी होती जा रही हैं जो मध्य प्रदेश की वर्तमान सरकार के खिलाफ जाती दिखाई दे रही हैं। जी अशोक भाई। आपने सेल्फ गोल का, मैं जानता हूं आप स्पोर्ट्स की भाषा में बात करते हैं, आपका इंटरेस्ट भी है, तो आपने सेल्फ गोल की बात की। मैं जहां तक समझ पाता हूं, सेल्फ गोल हमेशा घबराहट में किया जाता है। आप जब खुद के कंट्रोल में नहीं होते हैं तभी सेल्फ गोल होता है, पैर इधर के बजाय उधर चल जाता है। तो ऐसी कोई घबराहट है मध्य प्रदेश भाजपा के भीतर, या राष्ट्रीय स्तर पे आप भाजपा के भीतर देखना चाहते हैं? मैं चाहता हूं थोड़ा समय लेके आप आराम से इसको डिटेल में बताइए। जी देखिए, इसके घबराहट के मापने के जो पैमाने हो सकते हैं उन 1-2 चीजों का मैं जिक्र करना चाहता हूं। नंबर 1, प्रदेश नेतृत्व जितना चिंतित है, जितना घबराया हुआ, इससे अधिक राष्ट्रीय नेतृत्व चिंतित है। अभी इसी महीने, पिछले महीने अमित शाह शटल कॉक की तरह भोपाल दिल्ली के बीच झूल रहे थे। आज आए, वापस लौटे, 72 घंटे या 36 घंटे बाद फिर भोपाल आए, फिर वापस लौटे, फिर दोबारा आए और इंदौर गए। लगातार उनके दौरे चल रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री के दौरे मध्य प्रदेश में बढ़ गए, स्वाभाविक है, चुनाव का वर्ष है, चुनाव के महीने हैं, तो आएंगे ही वे। लेकिन जिस तरह की घबराहट और तेजी दिखाई दे रही है, जिस तरह की अंदर से बातें निकल कर आ रही हैं, जो पहली समीक्षा बैठक भोपाल में हुई अमित शाह की, उसका जो शीर्षक छपा अखबारों में, पहले पेज पर बड़े बड़े अखबारों में, अमित शाह ने उस बैठक में कहा, यद्यपि वो बंद कमरा बैठक थी, लेकिन उसकी हेडिंग जो बाहर निकल कर आई, सभी सूत्र होते हैं पत्रकारों के, हमारे आपके जैसे लोगों के, शीर्षक ये लगा कि मध्य प्रदेश में कार्यकर्ता इतना असंतुष्ट क्यों है, इतना नाराज क्यों है, अमित शाह के शब्द थे। तो अगर शिवराज सिंह चौहान, बीडी शर्मा की मौजूदगी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ये मान रहे हैं कि मध्य प्रदेश का कार्यकर्ता नाराज है, इतना असंतुष्ट है, तो वो जो इतना शब्द है वो इसकी गंभीरता बता रहा है कि राष्ट्रीय नेतृत्व भी जानता है कि मध्य प्रदेश में आक्रोश है। आपने विस्तार से बात करने को कहा है तो मैं थोड़ा और इसको विस्तार देता हूं। मध्य प्रदेश में एक जुमला आपने भी सुना होगा, कोई मेरा बनाया हुआ नहीं है, वो बीजेपी के भीतर से ही आया है, कि भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में 3 बीजेपी बन गई है। एक शिवराज भाजपा, एक नाराज भाजपा, एक महाराज भाजपा। महाराज भाजपा यानी ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थकों की पार्टी, यानी उनका ग्रुप,
और उनके कारण जो लोग नाराज हुए हैं वे नाराज भाजपा कहलाते हैं, और शेष बचे तो शिवराज भाजपा है ही। ये जो 3 भागों में बटी हुई पार्टी है, इसके भीतर कितना अंतर्द्वंद होगा इसका आप अनुमान लगा सकते हैं कि लगातार पिछले महीनों में ज्योतिरादित्य सिंधिया के लोगों को लेकर, खुद सिंधिया को लेकर बीजेपी और संघ के जिम्मेदार पदाधिकारी, बड़े बड़े नेता, माने कोई छोटे ब्लॉक स्तर, पन्ना प्रमुख स्तर के नेता नहीं है, सत्यनारायण सत्तन, वे कह रहे हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया भिखारी बन के आए थे, इनकी वजह से हमारी पार्टी बर्बाद हो रही है। एक भूतपूर्व विधायक जो भारतीय जनता पार्टी का जिलाध्यक्ष रहा है, उसने ज्योतिरादित्य सिंधिया को नामर्द कह दिया। केपी यादव, जिसने डॉक्टर केपी यादव, जिन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया को चुनाव में हराया, लोकसभा चुनाव में 2019 में, उन्होंने कहा ज्योतिरादित्य सिंधिया मूर्ख हैं और जहां से आए थे वहीं चले जाएं। एक अनुशासित पार्टी जो दावा करती है कि उसके कार्यकर्ता और नेता तक देव दुर्लभ हैं, उस पार्टी में एक ऐसा व्यक्ति जो मोदी सरकार में केंद्र में मंत्री है, उसे इतने गंभीर अपशब्दों के साथ नवाजा जा रहा है और पार्टी कोई एक्शन नहीं ले रही। कोई कार्रवाई नहीं हुई इन लोगों के खिलाफ। सिर्फ एक बार 7-8 महीने पहले जब केपी यादव ने सिंधिया जी के बारे में कोई बयान दिया था, तब उन्हें प्रदेश अध्यक्ष ने बुलाकर बंद कमरे में समझाइश दी थी। लेकिन पिछले 6 महीने में जितने लोगों ने ऐसे बयान दिए हैं, पार्टी ने उनको टोका भी नहीं कि भाई आप ये क्या कह रहे हैं। एक और बात, कैलाश विजयवर्गीय राष्ट्रीय महासचिव बने हैं, पहले भी रहे हैं, अमित शाह के बहुत करीब हैं। उन्होंने कुछ दिनों पहले बयान दिया कि भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में हारेगी तो उसे बीजेपी ही हराएगी। ये वो जुमला है जो कांग्रेस के लिए कहा जाता था, कांग्रेस को हराती है। अब अगर बीजेपी के भीतर से ऐसे जुमले आ रहे हैं तो हमें ये मानना पड़ेगा कि सब कुछ ठीक नहीं है। चुनाव तक वे ठीक कर लेंगे, इसकी कवायद चल रही है, कर पाएंगे तो चुनाव परिणाम उनके पक्ष में आ सकते हैं, वरना फिलहाल मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़े और गहरे भंवर में फंसी हुई है। अशोक जी, अगर मैं ठीक से याद कर पाऊं, मैं ग्वालियर में आपकी सोहबत में कम से कम मुझे लगता है कि 1 दशक से अधिक समय हम लोगों ने गुजारा है। सिंधिया परिवार पे कुल मिला जुला के जो सबसे बड़ा अपशब्द कहा जाता था वो सामंतवाद कहा जाता था। इस तरह की भाषा सिंधिया परिवार के खिलाफ मैं पहली बार सुन रहा हूं, और वो भी कांग्रेस के लोग नहीं कह रहे हैं, भाजपा के लोग कह रहे हैं, जहां वो खुद गए हैं। इसके साथ एक और परिघटना हुई, आप तो राकेश भाई जानते ही हैं कि उनके कई सारे छोटे छोटे सिपा सलार जो हैं, कोलारस के, शिवपुरी के, कुछ गुना के, वो कांग्रेस में वापस लौट आए। कुछ तो गए ही नहीं थे, कुछ कांग्रेस में ही चुपचाप रह गए थे, और जो गए थे कुछ वापस लौट आए। ये भी मैं गया था अभी भोपाल, तो ग्वालियर के कुछ लोगों से मुलाकात हुई, तो ये भी चर्चा चल रही थी कि पता नहीं महाराज गुना से लड़ेंगे कि नहीं, इंदौर के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो सिंधिया, क्या कांग्रेस से सिंधिया का जाना कांग्रेस का बोझ हल्का कर गया है और भाजपा में जाना उनका बोझ बढ़ा गया है? ही इज एसेट और ए लायबिलिटी? देखिए, बहुत अच्छा सवाल है ये। पहले तो मैं उस बात को स्पष्ट कर दूं कि सिंधिया के बारे में इस वक्त बीजेपी में जो कहा जा रहा है वो तब भी नहीं कहा गया जब वे कांग्रेस में थे। अशोक जी, कांग्रेस में तो कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि महाराज के बारे में, हम तो ग्वालियर के लोग हैं इसलिए हमारी जुबान पर तो महाराज चला रहता है, एक संबोधन है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब वे कांग्रेस में थे तब तो अकल्पनीय था कि कांग्रेस में कोई व्यक्ति उन्हें नामर्द कह दे, कोई उन्हें मूर्ख कह दे, कोई भिखारी बता दे। ऐसे शब्दों की तो कोई कल्पना ही नहीं कर सकता था। महाराज लगाए बिना बोलता कौन था? जी, उनके विरोधी भी महाराज लगा के ही बोलते थे, हमने तो यही सुना पड़ा है। हाँ बिल्कुल बोलते थे, वही मैं आपसे कह रहा हूं कि बीजेपी के लोग भी तब उन्हें महाराज कहते थे जब वे कांग्रेस में थे। लेकिन अब जबकि वे भारतीय जनता पार्टी में हैं, उसी पार्टी से उनके खिलाफ ऐसे आपत्तिजनक शब्द कहे जा रहे हैं। अब वे भारतीय जनता पार्टी में महाराज नहीं बचे अशोक भाई। द क्रेडिबल हिस्ट्री के दर्शकों की सूचना के लिए बता दूं, भारतीय जनता पार्टी में भाई साहब हो गए हैं। ये बहुत अच्छी बात है। अगर वे अपने सामंतवादी तेवरों को छोड़कर सहज सुलभ हो रहे हैं लोगों के लिए, लोगों से जा जाके मिल रहे हैं, संघ कार्यकर्ताओं के घर जाते हैं, कहीं पार्टी के कार्यक्रमों में खाना परोस रहे हैं, मैं ऐसे अच्छी चीज मानता हूं कि ठीक है, राजशाही से लोकशाही के रास्ते पर वे आ रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर जो आपने पूछा कि क्या वे एसेट हैं या बोझ हैं भारतीय जनता पार्टी की, इसी की परीक्षा अब होनी है। उनके साथी लगातार साथ छोड़ रहे हैं। बीजेपी के भीतर उन्हें वो सम्मान नहीं मिल रहा है जिसके लिए वे आए थे, जिसके लिए वो संसद में कह रहे थे राहुल गांधी से, आपने मुझे मजबूर किया बदलने के लिए। ये उस पार्टी के नेता से कह रहे थे जिस पार्टी ने उन्हें 2 बार केंद्रीय मंत्री बनाया, मध्य प्रदेश में चुनाव अभियान समिति का संयोजक बनाया,
राष्ट्रीय महासचिव बनाया। तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने अपनी सगी बहन के साथ आधे उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया लोकसभा चुनाव में। महाराष्ट्र की विधानसभा चुनाव की स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन थे ज्योतिरादित्य सिंधिया। लोकसभा में मुख्य सचेतक थे। वो सम्मान नहीं था। अब उन्हें सम्मान उस पार्टी में मिल रहा है जहां वे गद्दार कहलाए जा रहे हैं, विभीषण कहला रहे हैं, मूर्ख कहला रहे हैं, नामर्द कहला रहे हैं। तो आप सोच सकते हैं वे स्वयं कैसा अनुभव कर रहे होंगे। और भारतीय जनता पार्टी उन्हें बोझ समझ रही है, एसेट समझ रही है। ये अंतर स्पष्ट है। मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ उनकी जो डील थी अशोक भाई, जो उस वक्त दल बदल के समय 20 मार्च को जब वे गए 2020 में, वो डील भारतीय जनता पार्टी पूरी कर चुकी है। जो सौदा था वो ये था कि आपके साथ जितने लोग आएंगे उन्हें उपचुनाव में टिकट दिया जाएगा, जो हारेंगे उनको निगम मंडलों से नवाज दिया जाएगा, आपको राज्यसभा ले जाकर केंद्र में मंत्री बना दिया जाएगा। एक जो सपना बचा है मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने का, वो इस डील में शामिल नहीं था। अगर वो शामिल होता तो जैसे हिमंता विश्व शर्मा मुख्यमंत्री बन गए, जैसे वसवराज मुंबई बन गए थे कर्नाटक में कांग्रेसी होते हुए भी, वैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया में कौन से कांटे लगे हैं, क्यों नहीं बना देती बीजेपी। लेकिन वो डील में शामिल नहीं था, मुझे ऐसा लगता है। और अब वो समय नहीं है। अगर कोई ये सोचता हो कि सिर्फ 70-80 दिन रह गए चुनाव में और अब ज्योतिरादित्य सिंधिया को मुख्यमंत्री बना देगी बीजेपी, उसके बाद जो बगावत होगी, जो गदर होगा बीजेपी में, उसे बीजेपी संभाल नहीं पाएगी। इसलिए मोदी शाह भी ये रिस्क नहीं ले रहे हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को अब मुख्यमंत्री बनाया जाए। उनको जो एक उम्मीद बची थी कि मध्य प्रदेश की जो चुनाव संचालन समिति है, शायद उसमें वे कुछ बना दिए जाए प्रभारी, खासतौर से प्रभारी सदस्य बनकर वे क्या करेंगे, वो रास्ता भी उनका बंद हो चुका है। क्योंकि नरेंद्र सिंह तोमर को वो जिम्मेदारी दे दी गई है। बाकायदा मध्य प्रदेश की चुनाव संयोजन समिति के अध्यक्ष बनकर नरेंद्र सिंह तोमर आ चुके हैं भोपाल। और शिवराज सिंह और नरेंद्र सिंह तोमर की जो जोड़ी है वो जय वीरू जैसी जोड़ी है। पिछले 2-3 विधानसभा चुनाव में या तो नरेंद्र सिंह तोमर प्रदेश अध्यक्ष थे और शिवराज सिंह मुख्यमंत्री थे, या इस तरह के दायित्व के साथ उनकी जुगलबंदी सफलता प्राप्त करती रही है। पार्टी ने वही फिर से फार्मूला आजमाया है। तो सिंधिया के लिए मुझे नहीं लगता भारतीय जनता पार्टी में अभी कोई बहुत संभावना है। यद्यपि मोदी शाह कुछ भी कर सकते हैं, हो सकता है ज्योतिरादित्य सिंधिया को कल कुछ भी और बना दें, लेकिन फिलहाल वे खुद कंफर्टेबल नहीं है बीजेपी में, सहज नहीं है जितना सुनना पड़ रहा है उन्हें उसमें। जी अशोक भाई। अच्छा, एक सवाल, कांग्रेस का क्या हाल है? क्योंकि ये सारी चीजें जो आप बता रहे हैं, हमारी आदत ये सब कांग्रेस में सुनने की रही है कि अरुण यादव नाराज हैं, उनको बंदों को टिकट नहीं मिला। तो उधर अर्जुन सिंह के जो पुत्र हैं राहुल भैया, वो नाराज हैं, कहीं कोई नाराज है। ये सब सुनने की आदत हमें कांग्रेस में रही है और वो बिल्कुल सहज लगता है। तो इस समय कांग्रेस का क्या हाल है? क्योंकि ऊपर से जो दिखाई दे रहा है कि कमलनाथ जी लीड कर रहे हैं, बाकी सब लोग जो हैं अपने अपने क्षेत्र में लगे हुए हैं, और दिग्विजय सिंह जो हैं वो अलग से, मतलब अलग से क्या कहा जाए, पूरा सपोर्ट कमलनाथ जी को करते हुए अपनी जान झोंके हुए हैं मध्य प्रदेश में। ये दिखाई दे रहा है। असलियत क्या है जमीन पे? देखिए, असलियत अशोक भाई यही है कि कांग्रेस का जो रोग था वो ज्योतिरादित्य सिंधिया के भाजपा में प्रवेश के साथ उधर शिफ्ट हो गया है। कांग्रेस अब कांग्रेस रह गई है और भारतीय जनता पार्टी कांग्रेसीकरण के मार को बर्दाश्त करने को विवश है इस वक्त। कांग्रेस में 2-3 बातें हैं। नंबर 1, सबको ये मालूम है कि मुख्यमंत्री कमलनाथ को ही बनना है। समानांतर कोई और दावेदार नहीं है। कर्नाटक में हम और आप जानते हैं कम से कम 2 दावेदार तो थे ही। डीके शिव कुमार भी दावेदार थे और सिद्धारमैया। मध्य प्रदेश में सबको पता है दिग्विजय सिंह सपना भी नहीं देखते हैं मुख्यमंत्री बनने का। अगर कभी सपना आता भी होता है तो वो चुंटी काटकर जग जाते होंगे। इसके अलावा एक भी व्यक्ति इस कद का नहीं है जो कमलनाथ को चुनौती दे सके। ठीक है, बात होती है विधायक तय करेंगे मुख्यमंत्री का नाम, अभी तो चयन नहीं हुआ वगैरह वगैरह, बीच बीच में कुछ लोग बयान दे देते हैं। लेकिन अगर आप संकेतों को पकड़ना चाहें तो ग्वालियर में 21 जुलाई को प्रियंका गांधी की बहुत बड़ी सभा हुई थी। प्रियंका गांधी ने एक एक मुद्दे के बहाने लगभग कमलनाथ को मुख्यमंत्री घोषित कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं आ रही थी, मुझे कुछ विकलांग बच्चियां मिली थी, विकलांग दिव्यांग कुछ लोग मिले थे, उन्होंने अपनी पेंशन या बाकी चीजों को मांग की थी। तो उन्होंने, प्रियंका गांधी ने, कमलनाथ जी अगर आप मुख्यमंत्री बन जाएं, जब आप मुख्यमंत्री बन जाएं तो इन लोगों ये जो भत्ते हैं इसको बढ़ा दीजिए। यानी अगर गांधी परिवार से कोई व्यक्ति ये कह गया है कि कमलनाथ जी आप मुख्यमंत्री बन जाए तब इनकी पेंशन बढ़ा देना, तो अब और कौन सा दावा रह गया मुख्यमंत्री पद के लिए। जहां तक गुटबाजी का प्रश्न है
ये जो बाकी 2-3 नाम आपने गिनाए, ये असल में पिछले कई चुनाव हार चुके नेता हैं। राहुल गांधी भैया अपने क्षेत्र में चुनाव हार गए। पिछली बार जो कमी रह गई थी वो उसी विंध्य बघेलखंड क्षेत्र से ही रह गई थी कांग्रेस के खाते में। वहां लगभग सारी सीटों पर कांग्रेस हारी थी। अरुण यादव खुद चुनाव हार चुके हैं। तो इनमें से कोई इस स्थिति में नहीं है कि कमलनाथ को चुनौती दे सके। और कमलनाथ ने पिछले 3 सालों में सरकार गंवाने के बाद जो संगठन के स्तर पर काम किया है, हमारे जैसे पत्रकार, आप जैसे विश्लेषक हमेशा ये कहते रहे थे कमलनाथ संगठन के आदमी नहीं है, पार्टी में उनकी पकड़ नहीं है। उन्होंने इस आरोप से भी खुद को बरी कर लिया है। 3 साल से वे दिल्ली नहीं गए। दिल्ली जाते हैं, बस चार्टर प्लेन है उनके, तो अपने गए और वापस आ गए। बाकी के पूरे समय 3 साल वे संगठन का काम करते रहे। हर दिन सुबह उड़ना, एक जिले में जाना, पूरे जिले की बैठक करके शाम को वापस अपने विमान से भोपाल लौटना। सर्वे कराते रहते हैं लगातार। दिग्विजय सिंह का आपने जिक्र किया। दिग्विजय सिंह के बिना मध्य प्रदेश की कांग्रेस की राजनीति और बीजेपी की राजनीति का भी चर्चा पूरी नहीं हो सकती। 2018 के चुनाव से पहले उन्होंने जो नर्मदा यात्रा निकाली थी, बहुत बड़ी यात्रा थी। राहुल गांधी से पहले सबसे बड़ी पदयात्रा तो अगर इस तरह की देखा जाए तो दिग्विजय सिंह की थी। और वो कम से कम 108-110 सीटों के किनारे से निकली थी, विधानसभा क्षेत्रों से। परिणाम सकारात्मक रहे। उन सब सीटों में ज्यादातर सीटों पर कांग्रेस जीती और कमलनाथ की सरकार बनी। अब भी जब दिग्विजय सिंह को कमलनाथ ने एक खास जिम्मेदारी दी है अशोक जी। मध्य प्रदेश में 66 ऐसी सीटें हैं जो पिछले 30 साल से कांग्रेस नहीं जीती है, जिन सीटों पर कांग्रेस का प्रत्याशी 30 साल से नहीं जीता। कुछ सीटें तो ऐसी भी हैं उससे भी ज्यादा समय से कांग्रेस नहीं जीती है। दिग्विजय सिंह को टाइम बाउंडेड जिम्मेदारी दी कमलनाथ ने। उन्होंने उस निर्धारित समय में 66 की 66 सीटों का दौरा किया। और वे क्या करते हैं, जब वे उस जिले में मीटिंग करने जाते हैं तो मंच पर नहीं बैठते, वो उस हॉल में सबसे पीछे की सीट पर बैठते हैं। पैड लेकर उस पर पॉइंट्स लिखते रहते हैं, कार्यकर्ता क्या कह रहा है, उसकी भावना क्या है, उसका संतोष क्या है, उसकी अपेक्षा क्या है। ये सब करके फिर वो कमलनाथ को बताते होंगे जो भी कुछ करते हो। हम नहीं जानते उन 66 सीटों में से कांग्रेस सचमुच कितनी जीत जाएगी, लेकिन जो जीत की कोशिश होनी चाहिए वो कांग्रेस इस तरह कर रही है। एक बात और, 2018 के चुनाव से पहले दिग्विजय सिंह ने एक और प्रयोग किया था, पंगत में संगत। वे सबके साथ खाना खाने बैठते थे, जमीन पर पंगत बैठती थी, और वहां पानी का लोटा या गिलास जो भी होता था या कुल्हड़, उसको गंगाजल ही कहकर वे शपथ दिलवाते थे दिग्विजय सिंह कि आप कसम खाओ टिकट किसी को भी मिले विरोध नहीं करोगे। तो ये सच्चाई है कि पिछली बार कांग्रेस में 2018 के चुनाव में न वैसी बगावत हुई जैसी कांग्रेस में हमेशा से होती आई है, न वैसा असंतोष उपजा। थोड़ा बहुत तो होता ही है, दोनों पार्टियों में होता है, अब भी होगा, ऐसा नहीं है। एक बात और अभी से बता दूं, ये पंगत में संगत दिग्विजय सिंह फिर करेंगे। ये सारे दौरे कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के पूरे हो जाएंगे। इसके बावजूद दल बदल होगा, कांग्रेस से कुछ लोग छोड़कर बीजेपी में जाएंगे, लेकिन जैसा कर्नाटक में हुआ था लगभग वैसा ही यहां होने जा रहा है। कर्नाटक में भी बीजेपी से ज्यादा बगावत हुई थी, बीजेपी के ज्यादा लोग छोड़कर गए थे। हम जानते हैं कि वहां तो एक मुख्यमंत्री छोड़कर चला गया था कांग्रेस में। इस स्तर के भले नेता न जाए मध्य प्रदेश में, लेकिन फिर भी जो दल बदल की धारा है वो बीजेपी से कांग्रेस की तरफ तेज रहेगी, बजाय कांग्रेस से बीजेपी की तरफ जाने की। चुनाव परिणाम क्या होंगे हम नहीं जानते, लेकिन फिलहाल कांग्रेस ज्यादा बेहतर स्थिति में दिखाई दे रही है। जी अशोक। इसका राष्ट्रीय राजनीति पे क्या असर पड़ेगा, यह आखिरी सवाल होगा, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है। मध्य प्रदेश चुनाव के तुरंत बाद 2024 के इलेक्शन होने हैं। पिछली बार मध्य प्रदेश में कांग्रेस जीत गई थी, सरकार भी थी, लेकिन लोकसभा में पूरी तरह से साफ हो गई थी। तो 2019 के जो चुनाव थे उसमें मध्य प्रदेश कांग्रेस के लिए एकदम ही एक निराशा, मध्य प्रदेश और राजस्थान दोनों निराशा बन के आए थे। इस बार इसका क्या असर पड़ेगा लोकसभा पे? अशोक जी, 2019 से अब तक गंगा, नर्मदा, यमुना सब में बहुत पानी बह चुका है, शिप्रा में बहुत पानी बह चुका है। मध्य प्रदेश के चुनाव परिणाम का राष्ट्रीय राजनीति में निश्चित तौर पर असर होगा। आपने ठीक कहा कि 2018 में सरकार बनी कांग्रेस की, इसके बावजूद सिर्फ एक सीट पर लोकसभा में कांग्रेस जीती, वो भी कमलनाथ के सुपुत्र नकुलनाथ। बाकी सब जगह हार गई। लेकिन इस बार थोड़ा सा तस्वीर बदली हुई है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मैं आपके प्रश्न में छत्तीसगढ़ और राजस्थान को भी जोड़ लेता हूं थोड़ा सा, क्योंकि एक तो इनकी सीमाएं जुड़ी हुई है, मानसिकता भी जुड़ी हुई है, 18 का परिणाम भी जुड़ा हुआ है। तीनों जगह कांग्रेस जीती थी, और तीनों ही जगह छत्तीसगढ़ में जरूर कांग्रेस ने लोकसभा में थोड़ी सीटें जीती थी, लेकिन अब 2019 के से
यहां तक आते आते ब्रांड नरेंद्र मोदी दरक चुका है। उनकी जो लार्जर देन लाइफ इमेज थी वो खत्म हो चुकी है। लगातार उनकी साख पर बट्टा लग रहा है। और अगर मध्य प्रदेश में, खास तौर से हिंदी हार्टलैंड में, इसे हम गौ पट्टी भी कहते हैं, गोबर पट्टी भी कह सकते हैं, अगर इसके विधानसभा चुनाव में नवंबर में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में, तीन में से दो राज्यों में भी अगर कांग्रेस ने जीत हासिल कर ली, तो नरेंद्र मोदी को और भारतीय जनता पार्टी को अप्रैल मई 2024 में मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। तब की गर्मियां उनके माथे पर पसीना लाने के लिए पर्याप्त होंगी, क्योंकि अब वो नरेंद्र मोदी की इमेज नहीं रही है, ना भारतीय जनता पार्टी वैसी रही है। और कांग्रेस ने भी उस करारी हार के बाद लोकसभा के लिए भी तैयारी कर रखी है। वे विधानसभा के साथ साथ अगले लक्ष्य की तैयारी भी रखे हुए हैं कि अगर लोकसभा चुनाव इसके बाद होने ही हैं तो उसमें प्रत्याशी कौन हो सकता है, वो भी लगातार कांग्रेस के नेता आकलन कर रहे हैं। तीसरी और अंतिम बात, 2019 से 2023 और 24 आते आते जो आज के समाज और देश और विश्व का सबसे बड़ा औजार है वो सोशल मीडिया वाले का नाम का औजार है। अशोक जी, पिछले कई अवसरों पर आपने देखा होगा कि बीजेपी और नरेंद्र मोदी बुरी तरह सोशल मीडिया पर मात खा रहे हैं। राहुल गांधी के लोकसभा के भाषण और नरेंद्र मोदी के भाषण का आकलन हम सब ने किया है। मैंने अपने चैनल पर भी किया था, सारे बड़े चैनल कर चुके हैं। दुगने का अंतर है सर, दुगने का। 6.4 मिलियन राहुल गांधी को व्यूज मिले थे और नरेंद्र मोदी को 3.4 मिलियन लोकसभा टीवी, संसद टीवी पर। तो सोशल मीडिया पर जो लड़ाई छिड़ी हुई है उसमें भी कांग्रेस बढ़त लिए हुए है। कर्नाटक की जीत में भी ऐसा माना जाता है, वो जो भी टीम थी, सुनील कनुवेली, मुझे नहीं मालूम कौन है वे, वो पूरी टीम भी मध्य प्रदेश आकर डेरा जमा चुकी है कांग्रेस के लिए काम करने की। तो बीजेपी सारे मुद्दों पर धीरे धीरे पिछड़ रही है। फिर भी एक बात मैं जोड़ना चाहता हूं, सब कुछ हरा हरा देखने की जरूरत नहीं है। शिवराज सिंह की चौहान जिस तरह से खैरात बांट रही है इस समय, माननीय नरेंद्र मोदी जी के शब्दों में वो एक तरह से अपराध है, जैसे वे रेवड़ियां कहते हैं। मोदी जी दावा करते हैं कि मैंने तो इस देश में अवतार लिया है रेवड़ी कल्चर खत्म करने के लिए, और उन्हीं की पार्टी की मध्य प्रदेश सरकार रोज रेवड़ियां बांट रही है न। शिवराज सिंह चौहान की जो लाडली बहना योजना है उसका थोड़ा बहुत असर हो सकता है, ऐसा लोगों का मानना है। हवाई जहाज से तीर्थ यात्राएं करा रहे हैं शिवराज सिंह बुजुर्गों को, जहाज से। पहले तो ट्रेन से ही जाते थे बुजुर्ग लोग, आजकल हवाई जहाज से जा रहे हैं। भले ही उस तीर्थ दर्शन यात्रा में जाने वाले ज्यादातर लोग, अशोक भाई, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों के माता पिता और रिश्तेदार थे, लेकिन कुछ ऐसी चीजें चल रही हैं जो युवाओं को कुछ स्टाइपेंड देने की बात चल रही है, दी भी जा रही है। तो ये जो खाते में थोड़े थोड़े पैसे आ रहे हैं, हो सकता है थोड़ा बहुत ही असर दिखाएं, लेकिन ज्यादा दूर तक इसका असर होगा कि नहीं होगा, ये मतदान के समय पता चलेगा। तो प्रधानमंत्री ने तीन बातें की थी। भ्रष्टाचार की बात की थी, कहा था उन्होंने देश को भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलाएंगे। आपने मध्य प्रदेश के भ्रष्टाचार की बात कर दी। तुष्टीकरण की बात की थी, वो तुष्टीकरण की बात कर दी कि किस तरह से रेवड़ियां बांटी जा रही है, तीर्थी कराया जा रहा है। किसी मस्जिद में जाने के लिए तो हवाई हेलीकॉप्टर दिया नहीं जाएगा। आखिरी बात परिवारवाद की, और वहां पर हम बात खत्म करेंगे अपनी। मध्य प्रदेश भाजपा परिवारवाद से पूरी मुक्त हो चुकी है ना? मध्य प्रदेश क्यों, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से परिवारवाद मुक्त है। जिस वक्त लाल किले की प्राचीर से माननीय प्रधानमंत्री परिवारवाद से मुक्त होने का आह्वान कर रहे थे, उस वक्त बड़ी मुश्किल से कुछ लोगों ने अपनी हंसी और ठहाके रोके थे, जैसे पीयूष गोयल, जैसे अनुराग ठाकुर, जैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया, जैसे दुष्यंत सिंह। बहुत लंबी फहरिस्त है। जैसे राजनाथ सिंह के सुपुत्र राजनाथ सिंह और उनके सुपुत्र, इतनी लंबी फहरिस्त है। वसुंधरा राजे, यशोधरा राजे, ये लोग जहां जहां माननीय प्रधानमंत्री का भाषण बैठकर सुन रहे थे, वे अपने ठहाके बड़ी मुश्किल से रोक पाए होंगे। यही हाल मध्य प्रदेश में। आपने मध्य प्रदेश में परिवारवाद से मुक्त होने का सवाल पूछा। स्वयं शिवराज सिंह चौहान के अपने मंत्रिमंडल में और उनके विधायक दल में कितने परिवारवाद वाले सुपुत्र सुपुत्रियां हैं, ये नरेंद्र मोदी को शायद मालूम नहीं होगा। उन्हें मालूम नहीं होगा यशोधरा राजे सिंधिया राजमाता सिंधिया की सुपुत्री हैं, हो सकता है उन्हें नहीं मालूम हो सकता है उन्हें यह नहीं मालूम हो कि ओम प्रकाश सकलेचा सुंदरलाल उनके वीरेंद्र कुमार सकलेचा के सुपुत्र हैं। लंबी फहरिस्त है, उन्हें नहीं मालूम होगी ना। अब क्या किया जाए ऐसे समय। शिवराज सिंह चौहान के अपने मंत्रिमंडल में विश्वास सारंग मंत्री हैं, कैलाश सारंग के सुपुत्र। कहां तक गिनाया जाए। और अगली पीढ़ी तैयार है सर, अगली पीढ़ी तैयार है। नरेंद्र सिंह तोमर के सुपुत्र, शिवराज सिंह चौहान के सुपुत्र, ज्योतिरादित्य सिंधिया के सुपुत्र, यशोधरा राजे सिंधिया के सुपुत्र, सब लोग तैयार है राजनीति में आने के लिए। लेकिन
इन लोगों को परिवारवादी राजनीति का प्रतिनिधि कहना इस अमृत काल में अक्षम्य पाप होगा। इसलिए मैं क्षमा चाहता हूं, मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा ये परिवारवाद के प्रतिनिधि। बिल्कुल मत कहिए, क्योंकि एक केस आप लड़ रहे हैं, कौन जाने कि 41 नहीं तो 11 केस आपके खिलाफ भी हो जाए। 11 परिवारवादी तो आपके ऊपर केस कर ही सकते हैं। तो एक केस लड़ रहे हैं राकेश पाठक जी, जिसके बारे में हम अगली बात करेंगे, और वो किसी छोटे मोटे आदमी से नहीं लड़ रहे, एक राज्यपाल से लड़ रहे हैं। और जैसा मैंने बताया कि इतिहास में ना उनके सिर्फ रुचि है बल्कि गहरा ज्ञान है, उनको लगातार पढ़ते रहते हैं, बातें करते रहते हैं। कर्मवीर करके उनका चैनल है, आप उसको जरूर देखिए। बहुत रिसर्च करके, बहुत शोध करके वहां पर वीडियोस आते हैं। तो अगली बार हम बात करेंगे कि राकेश भाई ने एक राज्यपाल से पंगा क्यों लिया हुआ है, और उसके बहाने जो हमारे देश की राजनीति है उसके किसी ऐसे ही मुद्दे पर बात करेंगे। मध्य प्रदेश पर हमारा फोकस जरूर होगा, लेकिन बात होगी उसके बहाने राष्ट्रीय राजनीति पर भी। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया। चैनल को हमारे देखते रहिए, ना सब्सक्राइब किया हो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस को शेयर कर दीजिए, और अगर हमारी मदद करना चाहते हैं तो सुपर चैट्स और ज्वाइन का ऑप्शन तो है ही। शुक्रिया राकेश भाई, मिलते हैं अगली बार फिर। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।